Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे 20 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ की लिंक अवेलेबल होती रहती हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली न्यूज़ है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती हरसिमरत कौर बादल इनॉग्रेट जोरम मेगा फूड पार्क इन मिजोरम। तो मिजोरम में एक मेगा फूड पार्क इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रेजेंट की यूनियन मिनिस्टर ऑफ एफपीआई मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के द्वारा, जिस मेगा फूड का नाम है जोरम मेगा फूड पार्क। तो जानेंगे मेगा फूड पार्क से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में, और ये भी जानेंगे पहला मेगा फूड पार्क इंडिया में किस स्टेट में और किस सिटी में ओपन हुआ। सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कृषि थॉन विल बी हेल्ड फ्रॉम 26 to 30 नवंबर 2020 एट नासिक महाराष्ट्र। तो यहाँ पे 26 से लेकर 30 नवंबर तक कृषि थन हेल्ड किया जाएगा जो कि नासिक महाराष्ट्र में होगा। तो जानेंगे इसका प्रिंसिपल क्या है और क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे कृषि थन में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए। आगे बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, रिटेल इन्फ्लेशन फॉर फार्म वर्कर रूरल लेबरर्स ईजेज इन जून। तो जून के महीने में जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो सीपीआई आपका एग्रीकल्चर लेबरर और रूरल लेबरर के लिए थोड़ा सा आसान हुआ है अगर कंपेयर करेंगे मई के मंथ में। तो जानेंगे सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है, इन्फ्लेशन क्या होती है, सीपीआई में और डब्ल्यूपीआई में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, कितने प्रोडक्ट आते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस इम्पोर्टेंट मेगा फूड पार्क के बारे में जिसका नाम है जोरम मेगा फूड पार्क, जो कि मिजोरम में इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रेजेंट की यूनियन मिनिस्टर ऑफ एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्रीमती हरसिमरत कौर बादल जी ने। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे तो ये हुआ है आपका कोलाशिब, मिजोरम में एक डिस्ट्रिक्ट है कोलाशिब, वहाँ पे ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको इनॉग्रेट किया गया है हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा। इसकी जो कॉस्ट आएगी वो लगभग 75 करोड़ कॉस्ट आएगी इस पार्क को तैयार करने में। ये फैला हुआ है लगभग 55 एकड़ जमीन में, और यहाँ पर लगभग 25,000 फार्मर्स को डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा इस मेगा पार्क के ओपन होने से, और लगभग 5,000 पीपल्स को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यहाँ पे इतने फार्मर्स और इतने लोगों को रोजगार मिलने के चांस हैं इस जोरम मेगा फूड पार्क के ओपन होने से। आगे बात करेंगे तो मिसेस बादल ने ये बोला है कि ये पार्ट है हमारा आत्मनिर्भर भारत का, जो कि मोदी जी ने बोला था अपने संबोधन में। तो जैसा कि आपको बताया आत्मनिर्भर भारत मतलब है कि मेक इन इंडिया, और यहाँ पर इंडिया के प्रोडक्ट को ही हम लोग खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रमोट करें ताकि एग्रीकल्चर में और बाकी अदर सेक्टर में जो जीडीपी है वो बूस्ट करे और इंडिया की ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो हमारी पटरी पे आए। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर रेफरिंग टू नियरली 40% वेस्टेज ऑफ फ्रूट इन दी एब्सेंस ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट की एब्सेंस में लगभग 40% हमारे फ्रूट जो हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं ऑल ओवर द इंडिया। अब बात आती है कि पहला मेगा फूड पार्क कहाँ ओपन किया गया इंडिया में। तो ये ओपन किया गया मध्य प्रदेश के देवास में, जिस मेगा फूड का नाम है अवांती मेगा फूड पार्क। तो अवांती मेगा फूड पार्क एमपी में ओपन किया गया था 6 दिसंबर 2019 को। इतना आपको पता रखना है। क्वेश्चन यही आएगा कि पहला मेगा फूड पार्क कहाँ खोला गया, कहाँ पर ओपन किया गया, तो एमपी में, जिसका नाम है अवांती मेगा फूड पार्क। आगे बात करेंगे तो अब जान लेते हैं मेगा फूड पार्क है क्या। तो ये एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। इसका एम है इस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंकेज, ठीक है, इस्टेब्लिशिंग अ डायरेक्ट लिंकेज फ्रॉम फार्म टू प्रोसेसिंग। समझ में आ रहा है। यहाँ पर है कि जो फार्म है और जो प्रोसेसिंग यूनिट है उन दोनों को लिंक करना डायरेक्टली, यही मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है।
ताकि यहाँ पर क्या होगा, थ्रू नेटवर्क ऑफ कलेक्शन सेंटर एंड प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर। तो इसमें बहुत सारे कलेक्शन सेंटर होंगे जो कि फार्मर से डायरेक्टली चीज़ों को कलेक्ट करेंगे, जो फार्म से आ रहा है, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो जो फार्म से आ रहे हैं उनको कलेक्ट करके वो फाइनली मेगा फूड पार्क तक पहुँचाएंगे। उसको बोलते हैं हम कलेक्शन सेंटर। और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मिल्क है, उसको हमने केवल बॉईल किया है, वो एक सेंटर बना दिया कि आपको केवल मिल्क को चिल्ड करना है या फिर बॉईल करना है, उसके बाद आपने उस मिल्क को मेगा फूड पार्क ले जाना है। तो ये हो गए आपके प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ पर इनिशियल ऑपरेशन किए जाते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, और फाइनल ऑपरेशन के लिए उसको मेगा फूड पार्क यूनिट भेज दिया जाता है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बीच में गैप आता था कि पहले फार्मर किसी सब्जी मंडी में जाके या फिर फल मंडी में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करता था, वहाँ से फिर जो भी डीलर होते थे वो उसको परचेज करते थे, डीलर से फिर जो कंपनी होती थी, मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यूनिट्स होती थी, वो वहाँ से परचेज करती थी। तो इस जो आपका सिनेरियो है, पूरा जो वे है, इसमें काफ़ी लॉस हो जाता था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का। तो इस लॉस को कम करने के लिए और फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए ही मेगा फूड पार्क स्कीम बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, जिसकी यूनियन मिनिस्टर हैं श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है, हेलिंग द इनॉग्रेशन ऑफ जोरम मेगा फूड पार्क, डॉक्टर जितेंद्र सिंह सेड दैट इट विल हेल्प इन डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर। तो यहाँ पे बात आ रही है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बोला है कि ये हेल्प करेगा फार्मर्स की इनकम को डबल होने में। अब बात आती है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह है कौन, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये आपके जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, किसके, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको DONER बोलते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज है, इतना आपको पता रखना है। जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसके ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र, जिन्होंने बोला है कि इसकी हेल्प से हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकते हैं, काफ़ी हेल्प मिलेगी फार्मर्स की इनकम को डबल करने में। आगे यहाँ पर जो बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग श्री रामेश्वर तेली, तो जो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं FPI के, वो श्री रामेश्वर तेली हैं। उन्होंने बोला है कि पिछले 6 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने लगभग 37 मेगा फूड पार्क ओपन किए हैं, और जिसमें से 18 अभी ऑपरेशन में है, मतलब वर्क कर रहे हैं। इतना आपको एज ए करेंट अफेयर पता रखना चाहिए। अब बात आती है क्वेश्चन क्या क्या आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि प्रेजेंट में कौन सा मेगा फूड पार्क ओपन किया गया, तो नाम होगा जोरम मेगा फूड पार्क। कितना बजट है, 75 करोड़। कितने एरिया में है, 55 एकड़ एरिया में। कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो लगभग 25,000 फार्मर्स को मिलेगा और 5,000 जॉब्स आने की उम्मीद है। कितना वेस्ट होता है, तो 40% लगभग वेस्ट हो जाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। जितेंद्र सिंह कौन है ये भी बता दिया, रामेश्वर तेली कौन है ये भी बता दिया। पिछले 6 सालों में मेगा फूड पार्क कितने खोले गए, 37, जिसमें 18 वर्क कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन, पहला मेगा फूड पार्क इंडिया में कहाँ खोला गया, तो ये MP के देवास में अवांती मेगा फूड पार्क इसका नाम है, 6 दिसंबर 2019 को इनॉग्रेट किया गया। इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो दिस इज द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑपरेशनाइज्ड इन द स्टेट ऑफ मिजोरम। तो मिजोरम में ऑपरेशन मतलब है कि ऑपरेट करता हुआ ये पहला मेगा फूड पार्क है जो कि फंक्शनिंग में है, ऑपरेटिंग हो रही है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। अभी तक अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लगभग 88 MOFPI सपोर्टेड प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जिसमें से 41 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इतना आपको पता रखना है। आगे बात की जा रही है तो ये पार्ट है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ ना मेजर थ्रस्ट एरिया। थ्रस्ट एरिया मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र। तो जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है वो प्रमुख क्षेत्र है किसका, मेक इन इंडिया का। तो मेक इन इंडिया को अगर हम डेवलप करना है, आगे ले जाना है, तो इसके लिए हमको फूड प्रोसेसिंग फील्ड को अच्छा करना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी हम मेक इन इंडिया को प्रूव कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं इस मेगा फूड पार्क की क्या क्या खासियत हैं, फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, 1000 मेट्रिक टन की ड्राई वेयर हाउस है, 3000 मेट्रिक टन का एसेप्टिक पल्प लाइन है कैनिंग के साथ, और एसेप्टिक और टेट्रा पैकिंग है जो कि 2 मेट्रिक टन पर आवर करेगी, और राइपनिंग चैम्बर है जो कि 40 मेट्रिक टन पर आवर कैपेसिटी के साथ यहाँ पे वर्क करेगा। स्पाइसेस ड्राइंग फैसिलिटी है 2 मेट्रिक टन पर आवर की, और कुछ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी वर्क करेंगी, जो कि एक ओवरऑल यहाँ पर बोल सकते हो कि ये सिस्टम है, इन्हीं सिस्टम के थ्रू ये मेगा फूड पार्क वर्क करेगा और फूड प्रोसेसिंग में फूड के जो लॉस होता था उस फूड लॉस को कम करेगा और फार्मर्स की इनकम को एनहेंस करने में हेल्प करेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है
हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। आपका एक शेयर हजारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचा सकता है, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए। आगे चलते हैं, सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बात करेंगे कृषि थॉन की। जैसे मैराथन होता है ऐसी कृषि थॉन होता है जो कि हेल्ड हो रहा है 26 से लेके 30 नवंबर 2020 को, जो कि नासिक महाराष्ट्र में होगा, जहां पर नॉलेज मिलेगी, इनोवेशंस देखने को मिलेंगे और बिजनेस रिलेटेड यहां पे आपको प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये क्या करता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स एंड दी दोज इन्वॉल्व इन दी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो ये ऐसे लोगों को मौका प्रदान करता है जो मैन्युफैक्चरर हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, सप्लायर हैं या फिर किसी भी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। ये ओवर 22 ईयर से एक ह्यूज ब्रांड बन गया है जिसको कृषि थन के नाम से जानते हैं। इसके फीचर जानेंगे तो यहाँ पर ट्रेड फेयर होते हैं, B2B मीट्स, मैं पिछली वीडियो में बताया था बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग होती है, ठीक है। आगे डेयरी एक्सपो होता है, यहाँ पर एग्जीबिशन देखने को मिलेगा आपको, सेमिनार होगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक एक्सपो होगा, एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंसेज होंगे, कुछ सेमिनार होंगे जो कि फार्मर रिलेटेड होंगे, मतलब फार्मर की जो प्रॉब्लम है उन पर बेस्ड सेमिनार होंगे, और एग्रो कैरियर और जॉब फेयर भी यहाँ पर लगते हैं जो कि टैलेंट सर्च और रिक्रूटमेंट के बेस पे वर्क करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नवंबर में होने वाला है। तो देखते हैं कैसा रहता है इसका रेस्पॉन्स और होता है या नहीं होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कृषि थन क्या होता है और इस साल किस टाइम पे ये हेल्ड होने जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं एक और लास्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो कि है रिटेल इन्फ्लेशन फॉर फार्म वर्कर्स रूरल लेबरर्स ईजेस इन जुलाई। तो जुलाई के मंथ में जो रिटेल इन्फ्लेशन है फार्म वर्कर और रूरल लेबरर्स के लिए थोड़ा सा सरल हुई है पिछले मंथ के कंपेयर में, मतलब मई मंथ के कंपेयर में। तो यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर वर्ड आ रहा है इन्फ्लेशन। सबसे पहले जानेंगे इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। तो इन्फ्लेशन इज अ जनरल और सस्टेन्ड इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विस। तो यहाँ पे बात करेंगे गुड्स और सर्विस की जो ओवरऑल प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीमेंट आना ही हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है, और उसका जो दर होती है उसको हम इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं। इतना आपको पता रखना है। अब बात आती है इन्फ्लेशन करती क्या है। तो इन्फ्लेशन शेप्स टू मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। तो ये फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को शेप देती है, और यहाँ पर बात आती है कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को गवर्न कौन करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करती है RBI और फिजिकल पॉलिसी को गवर्न करती है हमारी गवर्नमेंट। इतना आपको पता रखना है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन फॉर फार्म एंड रूरल वर्कर्स इन जून इज टू 7.16% एंड 7% रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे बात हो रही है कि इस बार का जो रिटेल इन्फ्लेशन है फार्म वर्कर और रूरल लेबर के लिए वो 7.16 और 7% है रेस्पेक्टिवली। किसके कंपेयर में, इस साल के मई मंथ के कंपेयर में, जो कि लेबर मिनिस्ट्री ने बोला है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, CPIAL मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो ये इन्फ्लेशन को मेज़र करने का तरीका होता है। देखो दो पैरामीटर होते हैं इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को मेज़र करने के, वो हैं आपके WPI और CPI। WPI क्या होता है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स, और CPI क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इनके बारे में जान लेते हैं। तो WPI रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और CPI को रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसको CSO बोलते हैं। क्लियर है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पे ये केवल मेजर करता है WPI गुड्स को, ठीक है, जितने भी गुड्स हैं ऑल ओवर दी इंडिया उसको यहाँ पर मेजर करता है, लेकिन CPI बोथ गुड्स और सर्विसेज को मेजर करता है। WPI में आइटम कवर होते हैं लगभग 700, ठीक है। ऐसे मटेरियल जो हम दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं वो लगभग 700 मटेरियल यहाँ पर यूज़ होते हैं, लेकिन जो आपका CPI है उसमें 448 रूरल बास्केट से और 460 अर्बन बास्केट से यूज़ होते हैं। बेस ईयर इसमें WPI का 2011-12 है और CPI का 2012 है। इतना आपको पता रखना है। जो आपका WPI होता है वो प्रोड्यूसर लेवल इन्फ्लेशन होता है, मतलब है जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके लेवल पे कितना इन्फ्लेशन है उसकी बात करते हैं WPI में, जो कि होल सेल में खरीदता है, ठीक है। कोई भी मैन्युफैक्चरर है अगर कोई सामान खरीदेगा तो वो होल सेल में खरीदेगा, इसलिए उसको कैटेगरी में रखा जाता है WPI में। और जो सेकंड है वो आपका है रिटेल वायर लेवल मतलब CPI।
सीपीआई को ऐसे बोल सकते हो कि जो रिटेल में खुदरा में जो चीज़ों खरीद रहा है, मतलब बोल सकते हो कि छोटी छोटी चीज़ों को खरीद रहा है, कम अमाउंट में खरीद रहा है, तो वो आपका रिटेल वायर लेवल इन्फ्लेशन कहलाता है, जिसके लेवल पे हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं डिमांड और सप्लाई को, और ये भी देखते हैं कि जो आपका कंज्यूमर है जो खरीदेगा उसके हाथ में कितना पैसा है, जितना उसके हाथ में पैसा है कितना वो स्पेंड कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम सीपीआई सेट करते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई में एक बैलेंस बना रहे, एक रिलेशन बना रहे। अब आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि CPI-AL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेबरर और CPI-RL कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर डिक्रीज टू 7.16। तो यहाँ पे है कि इस मंथ में, जून मंथ में 7.16 रहा रिटेल इन्फ्लेशन, किसके लिए? CPI-AL मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के लिए, जो कि मई के महीने में कितना था? 8.40%। और CPI-RL मतलब रूरल लेबर के लिए 7% रहा है, जो कि आपका मई के मंथ में कितना था? 8.12%। मतलब है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम हुआ है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, कम इसलिए हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा है जो इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में कंटिन्यू प्रोडक्शन करता रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ा नहीं है, ये कम हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप चीज़ देख पा रहे होगे, फूड इंडेक्स की बात कर लेते हैं। तो फूड इंडेक्स में जो CPI-AL है और RL है, ये हमारे स्टैंड करते हैं 8.57 और 8.47 रेस्पेक्टिवली। मतलब है कि एग्रीकल्चर लेबर के लिए 8.57 रहा है और यहाँ पे रूरल लेबर के लिए 8.41 रहा है। जून 2020 का ये डेटा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखो फार्म वर्कर और रूरल वर्कर कितना पे कर रहा है, ठीक है, उसी के बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं CPI मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इन्फ्लेशन हो रहा है इंडिया में, उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं हम, तो वो CPI के थ्रू ही हम मेज़र करते हैं। और CPI में जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका रोटी, कपड़ा और मकान और कुछ सर्विसेज, ये हमारी ऐसी हैं जो बेसिक नीड है, उसकी हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको CPI में रखा गया है। WPI में होल सेल की बात की जाती है। इसमें हो सकता है कुछ बेसिक नीड से अलग नीड हो, जिसकी रिक्वायरमेंट आम आदमी को नहीं है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको कैटेगराइज किया गया है। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है इन्फ्लेशन की, वो CPI से निकल के आती है। गवर्नमेंट भी CPI को ऑथेंटिकेट मानती है अगर वो इन्फ्लेशन रेट को मेज़र करेगी, और यही कारण है कि मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी सेप आती है विद द हेल्प ऑफ CPI। इतना आपको पता रखना है इस करेंट अफेयर से। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को कम से कम एक व्हाट्सएप या FB ग्रुप में जरूर शेयर करना, ताकि सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। जैसा कि आपको पता है, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए प्यारा सा क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाट इज एग्री उड़ान। तो आपसे पूछा गया था कि एग्री उड़ान है क्या, कोई प्रोग्राम है या फिर कोई स्कीम है, क्या है? तो बात कर लेते हैं। तो एग्री उड़ान इज अ फूड एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर प्रोग्राम। तो यहाँ पर फूड और एग्री बिजनेस को एक्सेलरेट करने का एक प्रोग्राम है जो ऑर्गेनाइज करता है नारम, NAARM। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जो इस्टेब्लिश हुआ 1976 में। इसके डायरेक्टर हैं श्रीनिवासा राव, और ये इस्टेब्लिश किया गया था ICAR के द्वारा 1976 में। तो नारम के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। एग्री उड़ान इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर स्केल अप स्टेज इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्टार्टअप इन दी फूड एंड एग्री बिजनेस सेक्टर। तो जो हमारे एग्री बिजनेस सेक्टर और फूड सेक्टर है, वहाँ पर इनोवेटर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्टार्टअप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है एग्री उड़ान। तो किसी के माइंड में कोई भी आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया है या फिर इनोवेटिव आइडिया है, वो इस प्लेटफॉर्म पे ला सकता है। वहाँ पर यहाँ क्या होता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट दिया जाता है उस इनोवेशन को ऑल ओवर द इंडिया ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। आगे बात की गई है टू शोकेस देयर प्रोडक्ट सर्विसेज टू रिसीव वैल्यूएबल इनपुट फ्रॉम मेंटर, इंक्यूबेटर और RD इंस्टीट्यूशंस, एग्री बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड इन्वेस्टर।
तो यहाँ पर है कि जो भी आपके अंदर आइडिया है, आप एंटरप्रेन्योर हैं या फिर इनोवेटर हैं या फिर आपने स्टार्टअप कोई किया है, तो वही उसको और ग्रोथ करने के लिए, बूस्ट देने के लिए ही एग्री उड़ान प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो कि फूड और एग्री बिजनेस एक्सेलरेटर का काम करता है। इतना आपको पता होना चाहिए एग्री उड़ान के बारे में। अब बात कर लेते हैं आज का प्यारा सा क्वेश्चन, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है, Who recommends minimum support price for crops in India? तो यहाँ पर बात हो रही है भारत में क्रॉप्स के लिए एमएसपी कौन रिकमेंड करता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। मैंने कई बार एमएसपी पे वीडियो बनाए और डिटेल में मैंने हर वीडियो में आपको समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। तो जल्दी से कमेंट टाइप कीजिए और भेज दीजिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।